नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 22 अगस्त और आज के कुछ करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट हर उस विद्यार्थी को मिलता रहे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। हमारा लक्ष्य यही है कि आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने लगभग सभी करंट अफेयर्स को अपने एग्जाम में किया है, आगे आने वाले जो भी आप एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम में भी हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को 100% सही करने का जो है लक्ष्य हासिल करें। तो आइए सीधे हम लोग 22 अगस्त के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल्स में कराता हूं मैं। जो आप लोग ये करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं ना, ये बहुत नुकसानदेह आपके लिए है, नहीं तो फिर ढाक के पात वाली स्थिति हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बात की स्थिति आपकी बहुत खराब होने वाली है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा आप लोग। आइए, डिकोड एग्जाम पर अभ्युदय बैच 2026-27 के लिए चल रहा है, यानी कि अगर आपको अगले वर्ष 26 में जो वैकेंसी आने वाली है, अगर उसमें आपको तैयारी करना है तो आप इस कोर्स के माध्यम से, अभ्युदय के माध्यम से आप जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 5 अगस्त से हमारा कोर्स चल गया है। डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभ्युदय लिख करके आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आइए, हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक है, और सभी लोगों ने इसका एग्जैक्ट सही उत्तर बताया था। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? सभी लोगों ने इसका एग्जैक्टली सही उत्तर दिया था। ठीक है, आइए, आज का पहला टॉपिक हम आते हैं। नदी पुनरुद्धार पर केंद्रीय निगरानी समिति की 20वीं बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। क्या कुछ बातें इस बैठक में संपन्न हुई, क्या कुछ बातें जो है कही गई, इस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो ये बैठक जो थी वो 20वीं बैठक थी, ये बात ध्यान रखिएगा। बैठक का नंबर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो ये बैठक हुई है, एक्चुअली में ये गंगा संरक्षण विभाग की सचिव जो है देवाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया। जब भी कोई बैठक, बड़ी बैठक आयोजित की जाती है, तो उस बड़ी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, यह पॉइंट भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है इनफैक्ट। तो आप इनका नाम जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे। इस दौरान 15 राज्यों में नदी पुनरुद्धार प्रयासों की प्रगति की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। समिति ने 2018 और 2022 के बीच कई राज्यों में प्रदूषित नदी खंडों में कमी के उत्साहजनक रुझानों का उल्लेख किया, जिसमें नवीनतम सीपीसीबी आकलन में सिक्किम एक ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां नदी खंड प्रदूषित नहीं है। यह एक बड़ी बात है अपने आप में। आप जानते हो कि नदियों का प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहता है और नदियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आप लखनऊ के निवासी होंगे तो लखनऊ में जो गोमती नदी है, अपने आप में गोमती नदी के लिए विगत कई वर्षों में सरकार ने व्यापक स्तर पर काम किया और गोमती नदी जो प्रदूषित हो चुकी थी काफी हद तक, उसको काफी हद तक जो है सही कर लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कहा जाए नमामि गंगा मिशन के तहत जो है गंगा को जो है प्रदूषण मुक्त करने का प्लान किया गया। ठीक उसी प्रकार से अगर दिल्ली में जाएंगे तो यमुना नदी के लिए भी सरकार ने एक व्यापक प्लान तैयार किया है। नदियों का पुनरुद्धार करना निश्चित तौर पर हमारे पूरे इकोसिस्टम और पूरे जलवायु के लिए हमारे क्या होगा, बहुत आवश्यक होता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि नदियों का पुनरुद्धार करना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, नदियों के पुनरुद्धार पर आपके एसए में भी प्रश्न पूछ सकता है और पीसीएस, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में नदियों के पुनरुद्धार पर जो है मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज मैं आपको पहला टास्क देता हूं। क्या देता हूं कि आप लोग नदी पुनरुद्धार पर जो है क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये आपका जो है यहां से प्री में प्रश्न पूछ सकता है, यहां पर आपसे मेंस में प्रश्न पूछ सकता है और यहीं से आपसे जो है क्या कहते हैं एसए में भी प्रश्न पूछ सकता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि डिटेल्स में आप लोग इसको जो है क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट आपसे रेडी है और इंटरव्यू में भी यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि नदियों का पुनरुद्धार के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है और नदी पुनरुद्धार करना कितना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यह पॉइंट आपके लिए सबसे अहम है। नदियां जीवनदायिनी होती है अपने आप में, है ना, और इससे बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया जाता है। चाहे सिंचाई के स्तर की बात हो, चाहे कोई अन्य काम हो, बहुत सारे काम इससे किए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और देख लेते हैं कि ये जो नदी केंद्रीय निगरानी समिति जो है पुनरुद्धार पर, ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। तो नदी पुनरुद्धार कार्यों की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय समिति है अपने आप में। ये मुख्य जिम्मेदारी अगर हम बात करें इसकी, किसकी, नदी पुनरुद्धार पर केंद्रीय निगरानी समिति यानी सीएमसी की बात करें तो मुख्य जिम्मेदारी इसकी क्या है कि कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा, बाधाओं की पहचान, समाधान सुनिश्चित करना। यानी कि नदियों से संबंधित जो कुछ समस्याएं होती हैं उनका सॉल्यूशन क्या होता है, आदि के बारे में अगर कोई निगरानी करता है, कोई मॉनिटरिंग करता है तो कौन करता है, सीएमसी करती है अपने आप में। ठीक है,
नमामि गंगे में भूमिका इसकी बहुत बड़ी है, यानी कि नियमित समीक्षा, निष्पादन में सहयोग, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक संकेतकों की निगरानी भी करता है कौन? यही सीएमसी अपने आप पे। ठीक है। दूसरा, अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। तो नदी पुनरुद्धार पर केंद्रीय निगरानी समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और उसके बाद जो है सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट, नदी पुनरुद्धार पर केंद्रीय निगरानी समिति की 20वीं बैठक जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सचिव देवाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बिल्कुल सही बात है। अब आपको कंफ्यूजन में रखने के लिए यहां पर देवाश्री मुखर्जी की जगह पर कोई अन्य नाम रख देता आपसे, या फिर ये जो 20वीं बैठक है इसकी जगह पर कोई अन्य बैठक नंबर रख देता, 21वीं, 22वीं या 19वीं ऐसा करके, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें आप बहुत ही ध्यानपूर्वक चीजों को आप पढ़ा करिए। ठीक है। दूसरा, इस बैठक के दौरान 15 राज्यों में नदी पुनरुद्धार प्रयासों की प्रगति की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। बिल्कुल सही बात है। 15 स्टेट ने अपनी नदी के पुनर्गठन मतलब पुनरुद्धार के लिए क्या कुछ प्रयास किए, वो पॉइंट आपको क्या कहते हैं याद रखना था। ठीक है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, 20 अगस्त को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो है पेश किए गए। अभी आप जानते होंगे सेशन चल रहा था लोकसभा का और कई महत्वपूर्ण जो विधेयक पारित किए गए हैं। आज भी हम लोग 1-2 विधेयक को देखेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे बिल्स हैं आपके लिए। ठीक है। चलिए, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनमें संविधान संशोधन विधेयक भी क्या है शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये विधेयक भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले पीएम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, और मंत्रियों को पद से हटाने का कानूनी ढांचा जो है क्या करता है, प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपने आप में जो है चीज अभी हाल ही में संपन्न हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये विधेयक अभी हाल ही में पास किया गया है लोकसभा से। ठीक है। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। प्लीज आप इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है 130वां संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक? यह विधेयक गंभीर अपराधों में 5 वर्ष या अधिक कारावास पाने वाले, नंबर याद रखिएगा, क्या कह रहा है यह विधेयक, यह बिल 5 वर्ष या अधिक कारावास वाले आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने का प्रावधान करता है। यह बात ध्यान रखिएगा, यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में, यानी कि करप्शन से कोई छूट पाएगा नहीं भाई साहब, आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जीरो करप्शन की जो नीति है, उस पर जो है कार्य बहुत तेजी के साथ सरकार कर रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में अभी यानी कि 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है एक ये बिल, संविधान संशोधन बिल यानी कि अमेंडमेंट बिल जो है पास किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। याद रखिएगा इसको, दिल दिमाग में इसको क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। और ये एक टॉपिक ऐसा है जस्ट लाइक के आपके पेपर में आउट टाइप का, यानी कि पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज की सबसे ज्यादा संभावनाएं बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है। दूसरा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन का प्रस्ताव पारित करता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। यह विधेयक दरअसल जो है किस अधिनियम की धारा में संशोधन करता है? आप कहेंगे सर यह जो है यह जो संशोधन हो रहा है यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में क्या करता है, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करता है। याद रखिएगा। और क्या है इसमें, नई धारा 5A के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्री को उपराज्यपाल, सिंपल सी बात है, वहां पर एलजी होते हैं, तो उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक हटाया जाएगा। यदि सलाह नहीं मिलती है तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। यानी कि भैया 31 दिन के बाद मामला उलट जाएगा। अगर आप उपराज्यपाल की सलाह नहीं मानेंगे तो मंत्री जी ऑटोमेटिक जो है पद से हटे हुए माने जाएंगे। ये जो विधेयक अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में पास हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि करप्शन अगर आप करेंगे, हिरासत में अगर आप लंबे समय तक रहेंगे तो छूट आप नहीं पाएंगे, मंत्री पद से आप हाथ धो बैठेंगे। ठीक है। आगे, मुख्यमंत्री के लिए सख्त प्रावधान किया गया है।
विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई मुख्यमंत्री गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन तक त्यागपत्र देना ही होगा। ऐसा ना करने पर वह अगले दिन से पद पर नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक जो है आप अपने पद से हट जाएंगे। कई बार क्या होता है, जब किसी मंत्री को हिरासत में लिया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है, मंत्री जी कहते हैं भाई हापन ना देंगे इस्तीफा, तो नहीं दोगे ना भाई तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक जो है आप अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। ये एक बड़ा जो है करप्शन पर चोट करने वाला विधेयक दरअसल अभी हाल ही में लोकसभा में यानी कि 20 अगस्त को पास किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इस बात को। आगे पुनर्नियुक्ति की संभावना भी है। रास्ता एक छोटा सा खोल दिया है भाई सरकार ने। क्या कहा है कि हिरासत से रिहा होने पर उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जिससे भविष्यमुखी नियुक्तियों का रास्ता खुला रहेगा अपने आप। यानी कि अगर लगता है कि मामला गड़बड़ था, कहीं कुछ आरोप सही नहीं थे, तो पुनर्नियुक्ति आप पा सकते हैं। एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है रखा गया है। ये वैसे भारत देश की बड़ी विडंबना है, इसको मैं सही नहीं मानता हूं। जैसे भारत का संविधान भी लचीला और कठोर माना जाता है, कठोर ही होना चाहिए था, लचीला नहीं होना। जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है ना, जहां पर ऑप्शन नजर आता है ना, वहां पर मामला हमेशा बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट में अक्सर बोलता हूं कि क्या बोलता हूं कि विकल्प रहित संकल्प। ध्यान सुनिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस आपका आरओ का, पीसीएस का, यूपीएससी का है, तो क्या कहूंगा मैं कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही सफलता का क्या है रास्ता। यानी कि विदाउट एनी ऑप्शंस आपको तैयारी करनी है अपने ध्येय पर। आप चाहें तो सिमिलर 2 एग्जाम ले सकते हैं, जैसे पीसीएस और यूपीएससी, पीसीएस आरओ या बीपीएससी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, ठीक है। लेकिन आप 10 जगह पर एग्जाम देंगे, ये आपके लिए क्या रहेगी, खतरनाक चीज होगी। यानी कि विकल्प रहित, ऑप्शन नहीं रखना है, 1 या 2 एग्जाम, दैट्स इट, बस इसी पर फोकस करना है। लेकिन आज जीएससी का आ गया तो जीएससी दे देना है, अभी एलटी गेट आ गया तो एलटी गेट पे लगना है, अभी आरओ मेस नहीं करना है, पीसीएस प्री पर लग जाना है, मेस नहीं रेडी है फिर भी लग जाना है प्री पर। अरे अरे अरे, अभी तो टायर 2 का एग्जाम आ गया है, जो टायर 2 का वहां पे क्या कहते हैं बिहार में, तो उसको भी एग्जाम देना है। ये काम करेंगे ना, इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, लंबे समय तक इसी मकर जाल में फंसे रहेंगे और घूमते रह जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही सफलता का आपका क्या है राज है। एंड दूसरा क्या, पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सकारात्मक रहिए, लगातार तैयारी करिए, विकल्प रहित तैयारी कीजिए, फिर देखिए सफलता कैसे नहीं अर्जित होती है आपको, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर रखा है, आई डोंट लाइक दिस, बट ठीक है, सरकार है तो क्या किया जा सकता है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025, यह भी पारित किया गया है। यह क्या कहता है, यह विधेयक केंद्र शासित यानी कि जो भी यूटीज है, हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यहां पर भी यह समान प्रावधान लागू करने का प्रयास करता है, ताकि सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस और जनता का विश्वास क्या रहे, बना रहे। यानी कि जो भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, सेम रूल वहां पर भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, उद्देश्य क्या है इसका भैया, उद्देश्य यह है कि विधेयकों का लक्ष्य गंभीर अपराधों में लिप्त नेताओं के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता का संवैधानिक विश्वास बनाए रखना। बड़ी बात है, आप जानते होंगे कि जो है ऑफिसर्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अपराधी और नेता, इन तीनों का गठजोड़ बड़ा जबरदस्त होता है अगर आप देखेंगे। और यही कारण है कि सुशासन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रामराज की संकल्पना जो महात्मा गांधी ने देखा था, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर अफसर जो भी बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है, वो और नेता और अपराधी, अगर इन तीनों का गठजोड़ है तो मामला क्या रहता है, कभी भी सुधर नहीं सकता। और यही गठजोड़ लंबे समय से चलता आ रहा है और इस पर कड़ी चोट करने की आवश्यकता है। हालांकि जो विधेयक अभी हाल में पारित किए गए हैं, निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैंने क्या बताया, अपराधी और नेता और ऑफिसर्स, इनका गठजोड़ जब तक रहेगा तब तक चीजें सफल हो नहीं सकती हैं, है ना भैया। किसी ए नाम के नेता पर अपराध लगाया गया, भैया ये दोषी इस बात का है, एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने एफआईआर नहीं दर्ज की, बोले नहीं नहीं बरी हैं आप, कोई आरोप नहीं है, क्या कीजिएगा बताइए। आरोप लगने के बाद भी अगर कोई एसपी इन पर केस नहीं दर्ज करता, यानी कि कोई पुलिस थाने में कोई एक्शन नहीं लेता है, थाना अध्यक्ष एफआईआर नहीं दर्ज करता है, या झूठी जो है कार्रवाई करने के बाद उनको बरी कर देता है, आप बताइए कि कैसे कोई मामला सुलझ जा पाएगा। नहीं पॉसिबल है।
इसीलिए कहा जाता है कि इन तीनों का जो संबंध है, ये जो त्रिकोणीय जो संबंध बनता है ना नेताओं के साथ में, इसको खत्म करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी कड़े प्रावधान सरकार को करने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब इसी पर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान यानी कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। नंबर 1 पॉइंट, यह विधेयक 5 वर्ष या अधिक कारावास वाले गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। दूसरा, हिरासत से रिहा होने पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। यानी कि यह कथन क्या है, गलत है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो यानी कि केवल एक सही है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, उत्तराखंड में विधानसभा में जो है अभी क्या हुआ, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक जो है पारित कर दिया गया है। यानी कि अब जो है वहां पर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 इसको क्या किया गया है, पारित कर दिया गया है। इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अंदर क्या होगा, जो अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान थे उसमें केवल मुस्लिम समुदाय के लोग जो है शामिल होते थे, लेकिन अब उसमें क्या होगा, अब नए विधेयक के तहत जो इसमें सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी यह सुविधा मिलेगी। यानी कि धारा 14 को विधेयक से बाहर किया गया है। राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही अब नहीं मिलेगा, बल्कि उनके साथ साथ में जैसा कि मैंने बताया सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म और पारसी समुदाय को भी मिलेगा। तो ये एक पहल जो है वहां पर अभी उत्तराखंड में की गई है। हालांकि उत्तराखंड सरकार का इस पर जो उत्तराखंड सरकार का विरोध जो है मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा या अन्य कई संस्थान या विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है इसका विरोध, ठीक है। चलिए, वहीं 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग कर उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन भी होगा। यह भी एक बड़ी न्यूज है, उत्तराखंड से आ रही है, आप इसको भी देख सकते हैं। 1 जुलाई से क्या होगा, 2026 से मदरसा बोर्ड जो वहां पर है उसको भंग कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका भी विरोध किया जा रहा है। एनीवेज, राज्य के 452 मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को अब नए प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। यानी कि अब ये जो पहले आप मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करते थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब नए बोर्ड से जो है आपको मान्यता प्राप्त करनी होगी, ठीक है। सरकार के अनुसार यह व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और संस्थागत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। मान्यता के लिए संस्थानों का एक्ट में पंजीकरण और संपत्ति उनके नाम पर होना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। ये 2 चीजें अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किया है। आइए, हाल ही में पारित उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि राइट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। नंबर 1, यह अधिनियम केवल मुस्लिम समुदाय के लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा देता है। नहीं भाई साहब, इसमें बाकी अन्य समुदाय के लोग भी शामिल हो गए हैं। दूसरा, इसमें सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है, यही कथन सही होगा। तीसरा, इसमें मदरसा बोर्ड को अस्थायी रूप से बनाए रखने का प्रावधान है। नहीं भाई साहब, इसमें मदरसा बोर्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसमें धारा 21 को हटाया गया है, ठीक है भाई साहब। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी रॉन्ग है आपका, ठीक है। ये ठा होगा, है ना, ये देखिए 14 ठा। तो ये जो है पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आपका हो जाएगा कैसे सही सही, बाकी इसमें बी सही है, बाकी सब रॉन्ग है आपसे, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, देश 2030 तक 500 गीगावाट, ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा एक करके। देश 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा और 2070 तक जो है नेट जीरो ऊर्जा तक पहुंचने की राह पर जो है अभी चल रहा है। आप जानते होंगे जो है 2070 तक जो है नेट जीरो जो है कार्बन का लक्ष्य रखा गया, ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, और 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने का प्रावधान जो है अभी सरकार ने किया हुआ है। उसी के रेफरेंस में कई सारे डेटा आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, और ये डेटा आपके मेंस, प्री और एसए के लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। आरओ एआरओ मेंस वाले अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत आवश्यक है, और पीसीएस प्री वाले भी और मेंस वाले भी, ठीक है।
भारत ग्रीन फ्यूचर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पार करने के बाद देश 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो ऊर्जा तक पहुंचने की क्या है, राह पर है। ठीक है, यानी कि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए बड़े सौर पार्क, रूफटॉप सोलर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी कई अन्य जो है योजनाओं के माध्यम से इस पर काम व्यापक स्तर पर कर रही है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भैया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है, आप कहेंगे आपका सुंदर सा प्यारा देश कौन सा, इंडिया है। किस देश को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आया है, आप कहेंगे सर जापान को पछाड़ करके आया है। ठीक है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत ने जो है 1,84,049 गीगावाट घंटा और सौर ऊर्जा उत्पादन किया और जापान जो है इसका डेटा यहां पर दिया गया है, तो यानी कि जापान से ये आगे निकल गया है। भारत जो है, भारत की संचयी सौर ऊर्जा क्षमता जुलाई 2025 तक 119.02 गीगावाट थी। इसमें जमीन पर स्थापित सौर संयंत्रों से 90.99 गीगावाट, ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सिस्टम से 19.88 गीगावाट, हाइब्रिड परियोजनाओं से 3.06 गीगावाट और ऑफ ग्रिड सौर प्रतिष्ठानों से 5.09 गीगावाट शामिल है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए देश के विविध दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, बहुत तेजी के साथ बढ़ाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या करना है, आपको याद रखना है। ओके, अब बाकी यहां पर कई सारे डेटा रखे हैं, दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ये सब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जरूरी होंगे। और आप जानते होंगे हमारे यहां पर सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहां कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इससे देश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं जो है शामिल हो जाती हैं। अब 2 पॉइंट आपको रेडी करना है आज ही खट से। क्या रेडी करना है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, अक्सर प्रश्न पूछता है। मैं आपको टास्क यही देता हूं कि ये आपको मुझे तुरंत फट से बताना है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अक्सर आप इसमें गलती कर जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि गलती इस बार आप नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलिए, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जुलाई 2025 तक 4000% बढ़ गई थी और देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 227 गीगावाट तक पहुंच गई थी। ये पॉइंट आपके लिए मेंस के लिए और इससे के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब नोट करते रहिए। मैंने कहा था ना कि 2 कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी मेरी टास्क वाली जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टास्क देता हूं उसको रेडी करना होता है, और एक जहां पर आप उत्तर लेखन कार्यक्रम अपना करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, एक पॉइंट और आपके लिए, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव एक उल्लेखनीय उदाहरण बन गया है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने के कारण भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के रूप में उभरा है। यह पॉइंट हो जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपके प्री के पॉइंट ऑफ से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब सरकार ने सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए कई सारी प्रमुख योजनाएं लॉन्च की हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें आप जानते होंगे हर घरों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त का इसमें प्रावधान है, और इसमें सरकार सब्सिडी अच्छी खासी देती है, जानते होंगे आप लोग, है ना। चलिए, पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो यह भी एक योजना है सौर ऊर्जा के लिए। सौर पार्क योजना, सरकार बिजली ग्रिड से जुड़े बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सोलर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करती है नामक एक योजना चला रही है, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 गीगावाट बिजली उत्पादन करना है। तो आपसे पूछ लेगा कि इस योजना का लक्ष्य क्या है, आप कहेंगे सर 2026 तक 40 गीगावाट बिजली उत्पादन करना है। इसके अलावा पीएम जनमन योजना भी चल रही है इसी के रेफरेंस में। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क एशिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्कों में से एक है, जिसकी नियोजित क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। तो यह भी एक बड़ी योजना है अपने आप में। ठीक है, एग्री
एग्रीवोल्टाइक्स, ये भी बहुत फेमस योजना है अपने आप में। एग्रीवोल्टाइक सोलर पैनल का उपयोग करते हैं और उनके नीचे खेती की जाती है। यानी कि ये जैसे आपका कोई खेत है, इस खेत के ऊपर क्या किया जाएगा, पैनल लगा दिया जाएगा, तो ऊपर पैनल लगा रहेगा और नीचे आप खेती कर सकते हैं। यानी कि एक पंथ दो काज वाला काम। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्रीवोल्टाइक्स। ठीक है, ये टेक्निक जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है प्रश्न आपके बन सकता है। इसके अलावा आप जानते होंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 26 में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता तक पहुंच के लिए कार्य जो है कर रही है। इसके अलावा एक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत क्या होता है, भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए शुरू किया था। 2030 तक इसका लक्ष्य हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि ग्रीन हाइड्रोजन को आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है और प्री में तो आएगा पक्का है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट करना है। इतना डिटेल्स में मैं करा दे रहा हूं ना, इसके बाद भी आप कहेंगे सर मामला गड़बड़ है, तो ये आपकी फिर क्या है, समझ लीजिए नादानी है आपकी कि आप चीजों को नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब आइए, आपके सामने क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सौर ऊर्जा पहलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। क्या यह पॉइंट सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 300 यूनिट है, यहां पर 500 नहीं होगा। यह कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, सौर पार्क योजना का लक्ष्य मार्च 2026 तक 60 गीगावाट बिजली उत्पादन करना है। बिल्कुल सही बात है। क्या पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे कथन सही नहीं है? सही नहीं है, यानी कि एक वाला कथन सही नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर, यही हो जाएगा सही उत्तर आपका। ठीक है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। अब कितने अच्छा प्रश्न आपको बताइए, अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे धूमधाम से आपको खूब जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। चलिए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, प्री प्लस मेंस यानी कि फाउंडेशन कोर्स की, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज आपका, आपके लिए मेंस का जो है मैटर, आपका आंसर अपनी प्रैक्टिस आपकी प्री प्लस मेंस की, और बाकी बहुत सारी चीजें जो है आपको जो है इसमें कराई जाती हैं। आप चाहें तो इस बैच से जो आप जुड़ सकते हैं। यहां पर टेस्ट सीरीज, प्री की, मेंस की, आंसर प्रैक्टिस आपका, क्विज आपका, ठीक है, मेंटरशिप गाइडेंस, सीसैट, हिंदी, ठीक है, सारी चीजें इकट्ठा रहेंगी। कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना है। आप चाहें तो इस कोर्स से हमारे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप पीसीएस लिख करके आप दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पीसीएस 26 लिख करके आप 86044092 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, माउंट एल्ब्रस ये चर्चाओं में भी रहा है हाल ही में। क्यों चर्चाओं में रहा? चर्चाओं में इसलिए रहा है क्योंकि कबाक यानो एक प्रतिभाशाली भारतीय जो है पर्वतारोही हैं जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं। इन्हीं के रेफरेंस में जो है ये जो है माउंट एल्ब्रस चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि अभी हाल ही में यानी कि 5 अगस्त 2025 को जो है उन्होंने माउंट एल्ब्रस, रूस व यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत है ये, अपने पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यानी कि इसके पहले भी इन्होंने कई अन्य चोटियों पर, पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की थी, लेकिन ये एक नया मुकाम जो है इन्होंने भी हाल ही में हासिल किया है। किसके लिए? माउंट एल्ब्रस को लेकर के। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी को 21 मई 2024 को सफलतापूर्वक आरोहित कर वे आंध्र प्रदेश की पहली नई सी जो है समुदाय की महिला बनी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। तो यह भी एक उपलब्धि, ये भी जो मुकाम जो है उनके सामने आया हुआ था और ये तो इन्होंने भी हाल ही में किया हुआ है। यानी कि एल्ब्रस पर्वत को जो है इन्होंने चोटी को छुआ है ना। आगे इसके बाद उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी विजय प्राप्त की, जो उनकी 7 समिट्स, ठीक है, अभियान का हिस्सा था। ठीक है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो की जो है इस पर खूब प्रश्न पूछता है कई बार आपके माउंट किलिमंजारो के बारे में। ठीक है, माउंट एल्ब्रस चर्चाओं में है तो लगे हाथ हम लोग माउंट एल्ब्रस के बारे में जानकारी 2-4 ले लेते हैं कि भाई हो जाता है कभी प्रश्न आपसे पूछ ले। कहां पर है ये? तो ये रूस के कॉकसस पर्वत श्रृंखला, ठीक है, में यूरोप और एशिया की सीमा के निकट स्थित है। ऊंचाई कितनी भैया इसकी? ऊंचाई है इसकी 5642 मीटर अर्थात 18510 फीट। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये है अपने आप में। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पीक इन यूरोप। याद रखिएगा पॉइंट, ज्योग्राफी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और इक्का लाइन, इक्का खाली एक तो छुटकी से लाइन पढ़ के छोड़ देंगे ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। इसलिए डिटेल्स में चीजों को आपको क्या करना है,
पढ़ना अच्छी तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब ये ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भाई डिटेल्स में चीजों को कैसे कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे, स्थिति कहां पर है इसकी, रूस के काबारिडनो बल्कारिया और कराचाय चेरेकेसिया गणराज्यों के बीच में स्थित है ये। भौगोलिक महत्व क्या है इसका, यूरोप की 7 समिट्स यानी कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में से क्या है, ये एक है, और इसलिए क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 समिट में स्थान की अगर बात करें तो एशिया माउंट एवरेस्ट में है, मतलब माउंट एवरेस्ट एशिया में आएगा। दक्षिण अमेरिका में एकांग गुआ, उत्तर अमेरिका में डेनाली, ठीक है, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस, अंटार्कटिका में माउंट विंसन और ऑस्ट्रेलिया में पंकाराजा या कोज उसको, ठीक है। तो ये 7 समिट भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आप बताइए, कबाकियानो हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि उन्होंने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस या फिर माउंट विंसन। तो जस्ट अभी आपने आपको क्या बताया, माउंट एल्ब्रस, बस सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये अभी भैया इस पर काम चल रहा है और ये प्रश्न भी आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ जो है इसकी मेजबानी जो है इंडिया पहली बार कर रहा है, और इंडिया पहली बार कर रहा है इसीलिए यह प्रश्न हो जाएगा आपके लिए क्या, इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, तो भारत पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर रहा है। जब भी देश भारत आपका कोई पहली बार मेजबानी करे तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए, यह देश में अब तक आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजन होगा जिसमें 104 देशों से 2500 से अधिक पैरा एथलीट और सपोर्ट स्टाफ हिस्सा लेंगे। यह चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी। प्लेस भी आपको याद रखना है, प्लेस भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। चलिए, इस दौरान पुरुष, महिला और मिक्स श्रेणी में कुल 186 पदक मुकाबले होंगे। आयोजन समिति के अनुसार यह टूर्नामेंट न केवल बेहतरीन पैरा एथलीटों को एक साथ लाएगा बल्कि साहस और समावेशिता की अनोखी मिसाल भी पेश करेगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई पहली बार हो रही हो या पहली बार कोई आयोजन हो रहा हो या पहली बार भारत किसी चीज की मेजबानी कर रहा हो तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, राइट। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, भारत पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस वर्ष करने जा रहा है, सिंपल सी बात है, अभी तो करने जा रहा है 25 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अग्नि 5 का सफल परीक्षण, यह भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अग्नि की कई सारी सीरीज हैं, अग्नि 1st, 2nd, 3rd, 4th करके। अभी हाल ही में अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया, तो यह भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि 20 अगस्त को अपनी सबसे उन्नत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण कहां से किया गया है, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया है। तो यह प्रेस आपको क्या करना है, याद रखना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल ने सभी संचालनात्मक और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, ठीक है। और इस परीक्षण में मिसाइल की मार्गदर्शन प्रणाली, प्रणोदन, चरण विभाजन और सटीकता को परखा गया है कि क्या एग्जैक्ट ये अपने टारगेट को अचीव करती है कि नहीं अचीव करती है, ठीक है। अग्नि 5 की कुछ खासियत है, क्या खासियत है, खासियत यह है कि इसकी 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है। अब आप सोच लीजिए कि अग्नि 5 कितनी खतरनाक हो सकती है। 5000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर नहीं भाई साहब, 5000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। यानी अगर यहां से छोड़ा तो किस किस कंट्री में जाकर गिरेगी भैया, भगवान ही मालिक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी यह मिसाइल एशिया महाद्वीप के लगभग सभी देशों और यूरोप के कुछ हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती है। यानी कि पूरा एशिया जो है इस रेंज में आ गया है अग्नि 5 की मिसाइल में, और सम कंट्रीज ऑफ यूरोप, और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी ये दागी जा सकती है अपने आप। आप सोचिए कि कितनी पावरफुल ये मिसाइल है अपने आप में, इसका अंदाजा तो बस क्या ही बताया जाए, है ना, बड़ी बात अपने आप में। यह आधुनिक नेविगेशन, मार्गदर्शन और पुनः प्रवेश प्रणाली से लैस है। साथ ही यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित यह मिसाइल पूरी तरह, ध्यान रखिएगा, अग्नि 5 को किसने विकसित किया है, डीआरडीओ ने किया है, यह पॉइंट याद रखिएगा। तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित यह मिसाइल
पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और सड़क गतिशील यानी कि रोड मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। यह क्षमता भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करता है। तो ये आप समझिए कि डिफेंस सेक्टर में यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत ज्यादा और ताकतवर जो है बन गए हैं। ठीक है, अब कुछ क्षमताओं के बारे में हम देख लेते हैं। और हम तो सबसे पहले जो अग्नि फर्स्ट जो बनी थी उसकी जो रेंज थी, मारक क्षमता जो थी वो कितनी थी? मात्र 700 किलोमीटर यानी कि मात्र 700 किलोमीटर थी। इसके बाद अग्नि 2 आती है, इसकी मारक क्षमता 700 से दुगनी से ज्यादा बढ़ गई, हो गई कितनी? 2000 किलोमीटर रेंज हो गई। अग्नि 3 आई तो 3500 इसकी रेंज हो गई। अग्नि 4 आई तो 4000 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई। और अग्नि 5 आ गई तो इसकी मारक क्षमता कितनी हो गई भैया? इसकी हो गई 5000 किलोमीटर की रेंज हो गई इसकी, यानी कि सबसे विध्वंसक मिसाइलों में से एक मानी गई। एशिया की सभी कंट्रीज, इसमें यूरोप के कुछ कंट्री, बहुत बड़ी ताकत अपने आप पे भारत की बढ़ गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप लोग, कथन पर विचार करना है आपको। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है और अग्नि 5 मिसाइल का हालिया परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। क्या होगा सही उत्तर इसका? सी, दोनों कथन सही है आपका। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक जो है अभी हाल ही में पारित कर दिया गया है। यानी कि जो आप लोग ऑनलाइन गेम उस सट्टा टाइप का खेलते थे ना, उस पर रोक लग गया है और अन्य कई प्रकार के गेम्स को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये पॉइंट आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। आप जानते होंगे ऑनलाइन गेमिंग से बहुत प्रकार के जो है चीजें दिक्कत कर रही थी और सट्टा बाजार इसको कहते हैं ना, जुआ एक तरीके से बोलते हैं, वो बहुत धड़ल्ले के साथ चल रहा था। उस पर जो सरकार ने रोक लगाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या कुछ किया गया इसमें। तो 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन मनी गेम्स यानी पैसों से जुड़े खेलों और उनसे जुड़ी सेवाओं, विज्ञापनों और वित्तीय लेन देन पर पूरी तरह का क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है, जो पैसे लेकर के गेम होता है ना। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का मकसद समाज की सुरक्षा करते हुए वैध ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है। मैं मंत्री होता तो यह भी नहीं करता। कोई ऑनलाइन गेम ही क्यों खेलना भैया? ऑनलाइन गेम से क्या होता है? एक बात बताओ मुझे, जब तक आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करें, एक तो वैसे ही चैट आते रहते हो घंटा भर बैठ करके, है ना, हाय कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, क्या हो रहा है, कहां जा रहे हो, कहां घूम रहे हो, है ना। एक तो फोन में ऐसे लगे रहते हो आप, है ना। फिर जो बचा कुछ मूवी और वेब सीरीज का जमाना आ गया है। अब एक वेब सीरीज को देखने में आप 10 दिन लगाओगे, एक वो भी नौटंकीबाजी होगा। प्लस ऑनलाइन गेमिंग आ गया, अब उसमें भी नौटंकीबाजी हो गई आपको। ये तो मुझे नहीं लगता है, सरकार को मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए अल्टीमेटली। लेकिन ठीक है, क्या किया जाए इसके लिए? सरकार को इससे एक अलग मुनाफा होता है, क्या किया जाए इसके लिए? ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला ई स्पोर्ट्स, जिसमें रणनीतिक सोच, टीम वर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे सॉल्टेयर, शतरंज और सुडोक, जिन्हें शिक्षाप्रद और मनोरंजक माना गया है। तीसरा हिस्सा ऑनलाइन मनी गेम्स है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। देखो ये सब कुछ सही है, ठीक है, सरकार ने कुछ सोच के किया है इसको। लेकिन यार फोन अगर हाथ में आ गया ना, ज्ञान नहीं लोगे उससे, मैं जानता हूं। मैं ज्ञान से ज्यादा बर्बादी वाला काम करोगे, मैं जानता हूं। रील देखने लग जाओगे, इंस्टा देखने लग जाओगे। इसलिए किताबें जो होती हैं वो जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। आप डिजिटल हो रहा है दुनिया, आप भी डिजिटल होइए, लेकिन या तो आपके फोन में उन सभी वेबसाइट्स और बाकी एप्लीकेशंस पर बैन लग जाए, जिससे कि हम गलत आते सीखते हैं, जो कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो फोन अगर आपके हाथ में है तो आप सोचते हैं कि उससे ज्ञान सीखेंगे, केवल नहीं। ज्ञान अगर 2% सीखेंगे तो 10% आप खराब चीज सीखेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी अपने आप में, ठीक है, ये आप भी जानते होंगे। खैर क्या कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, लोकसभा ने 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया है, ठीक बात है। इस विधेयक का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, ठीक बात है। सही उत्तर का चयन करना है, सी इज द राइट आंसर। आज सी वाला विकल्प कुछ ज्यादा हो गया, नहीं ऐसा लग रहा है क्या मुझे? सी वाला विकल्प ज्यादा सही हो गया आज। खैर कोई बात नहीं। चलिए ये हो गया आज का वीडियो। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे पीसीएस के अलावा आरओ मेंस का जो है बैच चल रहा है, और भैया जी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। 25 अगस्त तक जो है 1000 रुपए का जो डिस्काउंट है,
और डिस्काउंट के लिए आपको पेमेंट करने से पहले, मतलब पेमेंट करते समय कूपन कोड अप्लाई कर देना मेंस 1000 और अप्लाई पर टिक कीजिएगा। फीस 4500 से 3500 हो जाएगी। इसमें हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, मतलब वीडियो लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड, प्लस उसके नोट्स, जीएस को छोड़ करके सभी सेक्शंस के वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स, प्लस डेली बिहाफ पे आपकी एसएससी प्रैक्टिस, आपकी मॉनिटरिंग, आपका मेंटरशिप, सब कुछ इसमें शामिल होगा। ये सारी चीजें यहां पर जो है लिखी गई हैं, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेंस करना है, आप भले ही कट ऑफ में नहीं आ रहे होंगे, डजंट मैटर, लेकिन आपको मेंस करना ही चाहिए, क्योंकि अगले साल वैकेंसी फिर से आ रही है। एक कदम अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए। और हां, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, तैयारी पे लग जाइए मेंस के, ठीक है। इसके लिए आप मेंस लिख करके, मेंस आरआर लिख करके आप 8604409201 या फिर 9506742546 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज की हमारी सूचना, लेकिन उसके पहले छोटा सा एक टॉपिक आपके सामने और है। एक निबंध लिखिएगा आप लोग, डिजिटल इकोनॉमी बदलते भारत का आधार। ये ऐसे आप लोग जो है आरओ वाले जो अभ्यर्थी होंगे, आरओ वाले वो 600 शब्दों में लिखेंगे, पीसीएस वाले 700 शब्दों में लिखेंगे, और यूपीएससी के जो अभ्यर्थी होंगे, यूपीएससी वाले, वो लोग लिखेंगे भैया कितना, 1000 शब्दों में, ठीक है। ये आप ऐसे लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604449201 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी सब चीजें जो भी बताई गई हैं, सब कुछ बेहतर ढंग से करिए। कॉपी पर एक एक करंट अफेयर्स आप नोट करते हुए रहिएगा, और हां, वीडियो को शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। और हां, खास बात ये कि अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।